हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में। और ये वीडियो लेसन नंबर 3 के ऊपर आखिरी वीडियो और आखिरी कंसेप्ट होने वाला है। तो देखते हैं लेसन नंबर 3 हमारे पास था क्या, एग्जम्प्टेड इनकम एंड कोटिलियास टैक्सेशन पॉलिसी। जहाँ पे हम एग्जम्प्टेड इनकम को तो वीडियो की और चैप्टर के स्टार्टिंग पार्ट्स में ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक समझाया कि चाणक्य ने टैक्सेशन पॉलिसी किस तरीके से दी थी और क्या क्या बातें की गई थी अर्थशास्त्र बुक में, जहां पे मैंने आपको चाणक्य की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया था। और उम्मीद है आप लोग हर एक टॉपिक को सीरीज वाइज ही देख रहे हो, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन इन अर्थशास्त्र, यानी कि टैक्सेशन को लेके अर्थशास्त्र में किस किस तरह के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और उसका उस टाइम में तो यूज था ही, प्रेजेंट में क्या यूज है, प्रेजेंट में कैसे हम उन पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी थी। वो एक विजनरी फिलोसफर थे। उन्होंने देखा कि मैं कुछ पॉलिसीज इस तरीके की बनाऊंगा जो इसका यूज आज तो हुई, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो भी लोग अच्छे तरीके से रूल करना चाहते हैं, अच्छी पॉलिसीज यूज करना चाहते हैं, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करना चाहते हैं, तो उनके पास ये पॉलिसीज हों जिसको यूज करके वो उस टाइम में भी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। यानी कि वो पॉलिसीज सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं थी, आज भी हमारी इकोनॉमी में वो पॉलिसीज यूज की जाती हैं, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसीज ही क्यों ना हो। तो एक एक करके समझते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें थी उस टाइम पे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन इन अर्थशास्त्र, कौटिल्यास अर्थशास्त्र अ मास्टरपीस ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, यानी कि ये एक काफी बुक थी, काफी अच्छी बुक थी, मास्टरपीस था उस टाइम का, ठीक है। जिसमें हमने किसके बारे में बात की थी, टैक्सेशन के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में। तो इन चीजों के बारे में हमने उस टाइम पे बात की थी और उनका यूज हम आज भी करते हैं। ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। तो उसका जो हम यूज करते हैं वो गवर्नेंस के लिए भी करते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी यूज करते हैं और टैक्सेशन को लेके भी यूज करते हैं। कौटिल्यास चाणक्य आर्टिकुलेटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर टैक्सेशन। इन्होंने एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार किया था सिर्फ किसके लिए, टैक्सेशन के लिए, दैट बैलेंस्ड द नीड्स ऑफ स्टेट। जो भी नीड्स उस टाइम पे स्टेट की होगी उसे बैलेंस कर पाएंगी ऐसा टैक्सेशन सिस्टम। क्योंकि हम सब जानते हैं टैक्स लेने का मेन मोटिव ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे खर्चे करती है। अब उन खर्चों के लिए क्या चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। जैसे पुराने टाइम में राजा होते थे, अब राजा भी अपने सभा के अंदर बहुत सारे मंत्रियों को रखते हैं, उनकी सैलरी देनी होती है, ठीक है। यही नहीं, जो और भी सोशल वेलफेयर का काम होता है उसके लिए पैसा लगता है, प्रोटेक्शन के लिए पैसा लगता है, सेना के ऊपर खर्चा किया जाता है। सारा पैसा कहाँ से आएगा, वो सारा पैसा आएगा टैक्स के थ्रू। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट से उस टाइम के कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे जो प्रजा है उसके ऊपर टैक्स बर्डन भी ना पड़े और जो इकोनॉमी है या फिर जो एम्पायर है वो अच्छे तरीके से रन भी करता रहे। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो दैट बैलेंस द नीड्स ऑफ स्टेट विद वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो नीड्स है स्टेट की वो भी फुलफिल होंगी और जो वेलफेयर सिटीजन का वो भी होगा, यानी कोई भी सिटीजन एक्सप्लॉइट वहां पे नहीं किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट पता है क्या आता है, इक्विटेबल टैक्सेशन। इक्विटेबल टैक्सेशन का मतलब क्या है कि जो टैक्सेशन है वो सबके ऊपर लगेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको टैक्स में रिबेट मिलेगी जो टैक्स से बच जाएगा, नहीं। जिसके पास इनकम है, ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज है उसको टैक्स पे करना होगा ताकि किसी भी समाज के तबके के ऊपर टैक्स का बर्डन ना पड़े। यानी कि टैक्स देना सबकी जिम्मेवारी होती थी। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्विटेबल टैक्सेशन, कि टैक्स सबको ही पे करना पड़ेगा। और वहां पे भी हम क्या देखते थे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जिसकी जितनी इनकम उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ताकि सोसाइटी के वेलफेयर में उसके पैसे को ज्यादा यूज किया जा सके। और एक तरह से हम इसका एक और तरीके से यूज कर पाएंगे, वो क्या कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है ना वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब कोई पर्सन रिच है, उसके पास ज्यादा पैसा है, तो अगर उससे हम ज्यादा टैक्स ले लेंगे तो उसके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी जो है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं इक्विटेबल टैक्सेशन वाले पॉइंट में। टैक्स बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। इसी को क्या बोलते हैं कि टैक्स बर्डन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, फेयरली अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर
रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस, अच्छा एक मिनट, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे। और ध्यान रखना ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में टैक्सेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं फेयरली, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, देयर एबिलिटी टू पे, यानी कि कौन कितनी पेमेंट कर सकता है। अगर किसी की इनकम कम है तो उससे टैक्स कम लिया जाएगा, किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो उसके पास उससे टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। recognize the importance of balancing physical needs with socio-economic consideration। अब इसे होता क्या है, जो फिजिकल नीड्स हैं एक तो वो फुलफिल होगी, यानी कि जो स्टेट को पैसा चाहिए, जो किंगडम को पैसा चाहिए, जो किंग को पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरा, उस पैसे को हम सोशल वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड एंश्योरिंग दैट टैक्सेशन पॉलिसी प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर। और ये भी एंश्योर किया जाता है कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो इस तरह की पॉलिसीज होंगी जो इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का इंक्रीज करेगी, साथ में सोशल जस्टिस जो है ना वो भी यहाँ पे क्या करेगी, प्रमोट करेगी। ये तो हो गया पहला पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटेबल टैक्सेशन। दूसरा क्या हो गया, ब्रॉड टैक्स बेस। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो उस टाइम पे टैक्सेशन पॉलिसी होती थी उसमें हम ब्रॉड टैक्स पॉलिसी को फॉलो करते थे, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि कोई भी किंगडम, कोई भी किंग, कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, मल्टीपल टैक्सेशन लगाया जाएगा, यानी कि लैंड रेवेन्यू पे टैक्स, ट्रेड पे टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स, इनकम पे टैक्स। ठीक है, तो जब हम मल्टीपल टैक्सेशन यूज करते हैं तो जो गवर्नमेंट है या फिर जो किंगडम है उसकी जो नीड है, ठीक है, वो कहीं से किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, मल्टीपल सोर्सेज से क्या आता है, इनकम आता है, रिवेन्यू आता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो काफी एफिशिएंटली काम यहाँ पे करता है। वही चीज ये पॉइंट बताता है हमारे पास, ब्रॉड टैक्स बेस, डाइवर्सिफाइंग रिवेन्यू स्ट्रीम्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिवेन्यू स्ट्रीम है उसे डाइवर्सिफाई कर दो टू इंक्लूड वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज करके। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एज अ इंडिविजुअल बात करते हैं तो हम लोग भी तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास इनकम सोर्सेज एक से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए, ताकि अगर किसी एक तरीके पे दिक्कत आई भी तो हमारे पास दूसरे तरीके होंगे वो हमें संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि जो स्टेट है उसके पास भी मल्टीपल टैक्सेशन की वजह से सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, सच एज लैंड टैक्सेस, यानी कि लैंड टैक्सेस लगाया जाएगा, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड उसे उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में भी तो हम भरते हैं ना हाउस टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो ऐसे इस टाइम पे क्या होता था यहाँ पे लैंड टैक्स, ट्रेड ड्यूटीज, अगर ट्रेड करना है टैक्स भरना है आज भी भरते हैं हम लोग, ठीक है, एंड इनकम टैक्सेस। और इनकम टैक्स तो बहुत कॉमन टैक्स है जो हमारे ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ब्रॉड टैक्स बेस जो उस टाइम पे यूज किया जा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के टाइम पे, और आज भी यूज किया जाता है, यानी कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो कभी भी खत्म नहीं हुई। उस जमाने में जो टैक्सेशन पॉलिसी यूज होती है उसको हम आज के जमाने में भी यूज करते हैं। इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंटली क्या करेगा, काम करेगा। अब वो कैसे करेगा वो समझते हैं, प्रेस्क्राइब्ड मेजर्स टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन, यानी कि ऐसे तरीके बनाए गए जिसके जरिए जो टैक्स इवेजन हो वो कम से कम हो, लोग करप्शन ना करें, एंड अब्यूज ऑफ पावर बाय टैक्स ऑफिशियल्स। और ये भी चीज जरूरी था कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो भी ऑफिसर्स हैं जिनका काम क्या होता है टैक्स कलेक्ट करना, वो किसी भी तरह का पावर का अपना मिसयूज ना करें जिसके जरिए ऐसा हो कि लोग जो है वो टैक्स देना बंद कर दें या फिर करप्शन करना शुरू कर दें। तो वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट थी, देयर बाय अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, ताकि टैक्सेशन सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। इसी को बोलते हैं एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फुल्ली कंट्रोल। ऐसा ना हो कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए, तो वो चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली चाणक्य के टाइम पे। अब यहाँ पे एक नोट भी है, कौटिल्यस एम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंसी, जो कौटिल्य थे उनका एम्फेसिस हुआ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं स्टेट के बीच में और आम जनता के बीच में, यानी कि इंडिविजुअल्स के बीच में, पीपल्स के बीच में, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो किंग है वो पैसा ले रहा है लेकिन
दिक्कत क्या है कि वो हमारे वेलफेयर पे खर्च नहीं कर रहा, अपनी अय्याशियों में, लड़ाइयों में या फिर बाकी चीजों में खर्च कर रहा है। तो ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना टैक्सेशन सिस्टम में बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी वो होना ही बहुत जरूरी है, यानी कि जो किंग जो टैक्स ले रहा है उसकी जिम्मेवारी बनती है उस पैसे को अच्छे तरीके से खर्च करे। तो अकाउंटेबिलिटी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड इंटीग्रिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट्स द हिज कमिटमेंट टू गुड गवर्नेंस। और ये एक तरीका होता है गुड गवर्नेंस का कि आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हो और रूल कर रहे हो एक राज्य के ऊपर, एक स्टेट के अंदर। एंड रूल ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के साथ जो है ना, कानून के तरीके से रूल वहां पे किया जा रहा है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। इसके बाद इंसेंटिव्स फॉर कंप्लायंस। इस बात का मतलब ये होता है कि जो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करो टैक्स पे करने के लिए। उन्हें टाइम टाइम पे आप एक तरीके से छूट दे सकते हो, सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हो, इंसेंटिव पे कर सकते हो, जिसके चक्कर में क्या होगा, जो टैक्स पेयर है वो मोटिवेट होंगे, वो टैक्स देंगे। और कई बार क्या होता है ना कि जब गवर्नमेंट या फिर जो किंग है अगर वो करप्शन दिखाता है, वो प्रॉपर तरीके से सोशल वेलफेयर पे खर्च नहीं करता पैसे को, फाइनेंसेस को, रिवेन्यू को, तो ऐसे केसेस में पता है क्या होता है कि जो लोग है ना उनका टैक्स पे करने का मन नहीं करता। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए कि लोग जो है वो और ज्यादा टैक्स भरे ताकि उस पैसे को सोसाइटी के और इकोनॉमिक वेलफेयर पे खर्च किया जा सके। तो साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस टैक्स पेयर बिहेवियर, ऐसे बहुत से साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो टैक्स पेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड प्रपोज अ मिक्स ऑफ रिवॉर्ड्स, यही नहीं एक मिक्स ऑफ रिवॉर्ड देने चाहिए, सैंक्शंस देने चाहिए टू एनकरेज वॉलंटरी कंप्लायंस, ताकि जो भी लोग अब इच्छा से टैक्स भर रहे हैं वो और ज्यादा टैक्स भरे, मोटिवेट रहे। हम ऐसा ऐसे बहुत से पर्सन्स को देखते भी हैं आज के टाइम में भी जो अपनी खुशी से इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी टैक्स इवेजन की तरफ नहीं जाते और ज्यादा टैक्स भरते हैं ताकि लोग जो हैं वो मोटिवेट हों, ठीक है, और ज्यादा मोटिवेट हों और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैसा खर्च किया जा सके। और वो कब होगा, जब ट्रांसपेरेंसी मौजूद होगी सिस्टम के अंदर, ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी। इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट, रेलेवेंस टू मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास ये पुराना सिस्टम था उसका मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम्स में क्या यूज है, क्या रेलेवेंस है, वो समझते हैं। कौटिल्य चाणक्य वाज अ विजनरी इकोनॉमिस्ट, ये एक विजनरी इकोनॉमिस्ट है। विजनरी इकोनॉमिस्ट यानी कि जो दूर की सोचते हैं, ठीक है, फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन हुज प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एज आउटलाइंड इन द अर्थशास्त्र, उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो कहाँ पे लिखे गए थे, अर्थशास्त्र में लिखे गए थे। कंटिन्यू टू रिजोनेट इन मॉडर्न टाइम्स, जिसको हम आज के टाइम में भी यूज करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जब हम यूज करते हैं आज भी, जैसे इक्विटी इन टैक्सेशन, कि भाई टैक्स भरना सबकी जिम्मेवारी है ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर तबके पे समाज के या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे टैक्स का बर्डन ना पड़े, इसलिए टैक्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी इन टैक्सेशन। दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा ताकि इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा क्या हो, कम हो जाए। दूसरा टैक्स का बर्डन लोगों के ऊपर क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो इक्विटी ऑफ टैक्सेशन। दूसरा ब्रॉड टैक्स बेस, आज भी आप देखोगे तो मेनली दो तरह के टैक्स हम भरते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम पे लगाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसको उतना ज्यादा टैक्स भरना होगा। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जो आज हम जब इंडिया में बात करें तो जीएसटी हम भरते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा भी और बहुत से रिवेन्यू सोर्स है टैक्स के थ्रू, किसके पास, गवर्नमेंट के पास। हम टोल टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल के ऊपर टैक्स भरते हैं, मल्टीपल टैक्सेशन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, जो क्या होता है एक तरह से ब्रॉड टैक्स बेस, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू सोर्स इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से वही पॉइंट आ गया कि यहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाना, वो तो हम अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉपर तरीके से जो है ना करप्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो खुद टैक्स भरना चाहें, उनके अंदर इच्छा है टैक्स भरने की, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर के लिए उस पैसे को सही तरीके से खर्च कर रही है। और यही एक रीजन है
कि ना लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट खुद से ही पैसा खर्च करना चाहेगी, खुद से ही सारी फैसिलिटीज देगी, तो जो लोग हैं वो ही मोटिवेट होंगे टैक्स भरने की तरफ, यानी कि क्योंकि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम करप्शन देखते हैं किसी इकोनॉमी के अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स ले जरूर रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं कर रही लोगों के ऊपर, तो ऐसी इकोनॉमी में कोई भी पर्सन टैक्स भरना प्रेफर नहीं करता। तो वही चीज यहाँ पे है, जो पॉइंट बनता है किसका, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इंसेंटिव्स फॉर कंप्लायंस। इसका मतलब आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि भाई जो लोग टैक्स भर रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, सैंक्शंस देना, सब्सिडीज देना, वो सब काम किसका है, गवर्नमेंट का है, ताकि लोग जो है और ज्यादा मोटिवेट हो टैक्स भरने की तरफ। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर कि टैक्स कैसे आ रहा है और उस टैक्स के पैसे को कहां कहां खर्च किया जाता है, वो चीज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बहुत बार ऐसा देखते हैं इकोनॉमी के अंदर कि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट जरूर करती है बट प्रॉपर्ली वो खर्च नहीं किया जाता। हमें बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, स्कैम्स देखने को मिलते हैं, जिस चीज की वजह से लोग जो हैं वो टैक्स भरना पसंद नहीं करते या फिर वो टैक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है सिस्टम के अंदर। सिक्स्थ क्या आता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, यानी कि जो ट्रेड वगैरह पे टैक्स लगता है उसके लिए बहुत सारी ट्रीटीज बननी चाहिए ताकि इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम भी हमारे टैक्स सिस्टम के साथ कोऑपरेट करे, प्रॉपर तरीके से साथ में चल पाए। और वो जब ही होगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, अभी भी कुछ पॉइंट डिस्कस करने बाकी हैं, तो इसलिए अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक और हैं वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, 7-10 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद ही ठीक है ये वीडियो और ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश होगा। उससे पहले यहाँ तक का जिसको जो उतारना उतार ले, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अभी जाना कहीं पे भी नहीं है, कुछ टॉपिक्स बाकी है और डिस्कस करने के बाद ही हम जो है इस वीडियो को फिनिश करेंगे, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इसको जो उतारना है यहाँ तक का उतार ले मैट्रो बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब आगे के पॉइंट देखते हैं। तो दो टॉपिक और बाकी रह गए थे। अब पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेसन लर्न फ्रॉम कौटिल्याज अप्रोच। यानी कि जब हम चाणक्य की टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां से हमने कौन कौन सी सीखी, उसे कैसे हम आज के टाइम में यूज कर पा रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 पॉइंट लिखे मैंने आपके सामने, ये 5 पॉइंट आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके भी आना है अगर टॉपिक आया तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, बैलेंस बिटवीन फिजिकल नीड्स एंड सोशल वेलफेयर। अब जब हम बात करते हैं बैलेंस बिटवीन फिजिकल नीड्स की, तो फिजिकल नीड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बात की कि टैक्सेशन सिस्टम लाया ही इसलिए गया था कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो किंग्स हैं उनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सेना रखी है रक्षा करने के लिए राज्य की, उसके लिए पैसा लगेगा, ठीक है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। जो मिनिस्ट्रीज के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो पुराने टाइम में, ठीक है, जो किंग्स के पास मंत्री वगैरह थे उनको सैलरी देनी है, उसके ऊपर खर्चा होगा। और भी बहुत सी पब्लिक फैसिलिटीज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को जो है खर्चा करना पड़ता है या फिर किंग्स को एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा टैक्सेशन के जरिए। तो इसको बोलते हैं फिजिकल नीड्स, यानी कि जो भी पैसा चाहिए या तो गवर्नमेंट को या फिर रूलर को, वो पैसा टैक्सेशन के थ्रू आता है, उसी को बोलते हैं फिजिकल नीड्स। और उसी पैसे में से कुछ पैसा डिफेंस में यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है, और उसी में से कुछ पैसा सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये काम किसका होता है, एक रूलर का, कि वो बैलेंस बना के चले फिजिकल नीड्स के बीच में और सोशल वेलफेयर के बीच में, कि जो पैसा आया है, ठीक है, वही पैसा जो है ना सोशल वेलफेयर में खर्च भी किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो हमारा टैक्स है, जो भी टैक्स लिया गया है, उसका सही यूज हो रहा है। कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि जो बहुत सी गवर्नमेंट है इतनी करप्ट होती है कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की अयाशियों में लगा देते हैं। बहुत से किंग भी ऐसा करते थे पहले के टाइम में कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसका मिसयूज कर रहे थे, कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए यूज कर ही नहीं रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर एक गुड गवर्नेंस चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी टैक्स लेने का तरीका है वो बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, टैक्सेशन सिस्टम के अंदर होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता लगे कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है, मतलब उनसे पैसा किस तरीके से लिया जा रहा है। दूसरी बात, उनका पैसा किन किन कामों में खर्च किया जा रहा है, क्या जो गवर्नमेंट है, जो रूलर है, वो अकाउंटेबल है भी या नहीं है, क्या उस टैक्स के पैसे को सही तरीके से यूज कर भी रही है या नहीं कर रही है। उसी की हम बात करते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि टैक्स का यूज प्रॉपर तरीके से
होना चाहिए, टैक्स का मिस यूज नहीं होना चाहिए, करप्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी एक इकोनॉमी और एक गवर्नमेंट और एक इकोनॉमी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसा नहीं होता कि रिजिड है, वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से होता है, यानी कि जब कंडीशंस चेंज होगी, जब भी इकोनॉमिक कंडीशंस बदलेंगी, टैक्सेशन सिस्टम भी चेंज होते रहेंगे। हमेशा टैक्स का रेट भी सेम नहीं होता, टैक्स का रेट भी चेंज किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि ये देखा जाए कि लोगों के हालात कैसे हैं, क्या लोग जो टैक्स का अमाउंट रखा हुआ है वो पे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले के रूलर्स जो है ना वो बहुत बेकार तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे टैक्सेशन सिस्टम के तरीके से, क्योंकि वो उनका ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ कहाँ ले खुद के पास रख लेते थे। जैसे कि आजकल क्या है कि टैक्सेशन सिस्टम में कितने परसेंट होते हैं टोटल रेवेन्यू का, 10%, 20%, 30%। पहले के जमाने में भाई लोग 50% टैक्स भरते थे, 50-70% टैक्स। तो सोचो कि ज्यादातर रेवेन्यू का सोर्स जो है वो तो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास चला गया है, फिर रूलर के पास चला गया, तो लोग कैसे यूज करेंगे उस पैसे को, लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे बाकी बचे हुए पैसे में, तो बहुत मुश्किल है। तो वो चीज जो है ना वो नहीं चाहिए, यानी कि एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टैक्सेशन सिस्टम में हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्रमोशन ऑफ टैक्स कंप्लायंस, यानी कि अगर लोगों को मोटिवेट करना है कि वो टैक्स दें, तो इस बात का मतलब क्या है कि उन्हें हमें जो है ना रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, वो उन लोगों को जो टैक्स भर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से टैक्स भर रहे हैं, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहे हैं, तो तभी लोग जो है मोटिवेट होंगे। इसी को बोलते हैं प्रमोशन ऑफ टैक्स कंप्लायंस, यानी कि फोर्थ पॉइंट। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एथिकल गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ। अब एथिकल गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या होना चाहिए, एथिकल तरीके से काम करे, ये बहुत जरूरी है, यानी कि प्रॉपर तरीके से काम करे, यूं ना हो कि बिना लॉ के अपने तरीके से काम करती जा रही है, ऐसा ना हो। तो रूल ऑफ लॉ जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसलिए तुम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी होता है एक इकोनॉमी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, यानी कि एक गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम एक देश नहीं चला सकते, इसलिए जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था सबसे पहला काम यही किया गया था कि एक अच्छा और इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, कि लॉ के तरीके से काम होगा, अपनी मनमर्जी से कोई कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट वो 5 पॉइंट है जो हमने कहां से देखे हैं, अर्थशास्त्र से, मतलब वो उतनी पुरानी बुक जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी थी उससे हमने ये 5 रूल्स उठाए हुए हैं। इसके बाद अगले पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, एडेप्टेशन ऑफ प्रेजेंट डे टैक्स प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रेजेंट डे में हम कौन कौन से टैक्स प्रैक्टिसेस यहाँ पे देखते हैं वो देख लेते हैं। तो ये भी 5 पॉइंट है। पहला, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जिसकी जितनी इनकम वो उतना ज्यादा टैक्स भरेगा, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा टैक्स भरेगा ताकि सोशल वेलफेयर इंक्रीज किया जा सके। दूसरा, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, वरना होगा क्या कि अमीर और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए और एक अच्छे इकोनॉमी के लिए, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बहुत जरूरी माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम आज जानते हैं कि जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इफेक्टिव तरीके से टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रही है या फिर अपना रही है, ताकि जो लोग हैं वो कम से कम फ्रॉड कर पाए। आजकल आप देखो कि कितना मुश्किल हो गया टैक्स छुपाना गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि जब से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आया है तब से सारी पेमेंट जो है ना जनरली किस में होती है, अकाउंट के थ्रू होती है। तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है कि एक पर्सन के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, कौन कौन सी एसेट्स हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में है गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और यही नहीं, करप्शन धीरे धीरे और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट बढ़ती चली जाएगी और जो कैश का काम है वो कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी करप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, लेकिन बात एक यहाँ पे वो भी आती है कि लोग कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं फ्रॉड करने के, ठीक है, और तो वो चीज़ें भी गवर्नमेंट कर रही है कोशिश की धीरे धीरे उन चीज़ों को भी हटा दें। लेकिन जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है और वो धीरे धीरे काम कर रही है कि किस तरीके से टैक्स को और इजी कर दिया जाए, टैक्स सिस्टम को और इजी बना दिया जाए, ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेट होंगे। क्योंकि आधे लोग सिर्फ टैक्स इसलिए नहीं पे कर पाते क्योंकि टैक्स सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है, जो समझना बहुत डिफिकल्ट है, उसको इजी करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इंसेंटिव्स फॉर कंप्लायंस।
यानी कि जो भी लोग टैक्स वगैरह भर रहे हैं, ठीक है, उनको इंसेंटिव मिलने चाहिए। काफी बार इस पॉइंट के बारे में बात कर चुका हूं। इसका फोर्थ पॉइंट क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अभी बात की थी मैंने इस पॉइंट की कि जो टैक्स सिस्टम है उसमें सिंप्लीफिकेशन का आना बहुत जरूरी है। यानी कि टैक्स सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि एक आम आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी टैक्स सिस्टम को समझ पाए, अपने टैक्स को पे कर पाए, टैक्स को भर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। तो इसी को बोलते हैं टैक्स सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। का मतलब क्या है यहाँ पे कि सब कुछ जो है ना वो पता होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को कि जो टैक्स का कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है हर साल, और उसी टैक्स के पैसे में से कितना पैसा लोगों की वेलफेयर में खर्च किया जा रहा है, कितना पैसा डिफेंस में खर्च हो रहा है। और गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो बताए कि कितना पैसा कहां कहां पे लगाया गया है, ताकि फ्रॉड और करप्शन कम से कम हो पाए और लोगों का भरोसा बने अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एंटी इवेजन मेजर्स। अब इस एंटी इवेजन मेजर का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ मेजर्स, ऐसे कुछ तरीके आने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो टैक्स को चोरी ना कर पाए, टैक्स को बचाना पाए, ठीक है, और जिन पे जितना टैक्स बनता है वो टैक्स वो दे पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिस्टम के लूप होल्स की वजह से बहुत से लोग जिन्हें सही मायने में टैक्स भरना चाहिए वो टैक्स भरने से बच जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी इवेजन मेजर्स। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया है और आपको ये समझ में आ गया कि जो कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे हम उसके कुछ प्रिंसिपल्स आज भी फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, फिर भी कोई भी क्वेरी आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत रह जाए, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप कमेंट वहां पे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप यहां पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हो, जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।